हाय फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है। हम मैथ्स की ये सीरीज जो चल रही है हमारी 6 क्लास की, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्राइम टाइम के बारे में जानेंगे या प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। और ये सब चीज़ें क्या होती वो इस चैप्टर में सीख लेंगे। उससे पहले हमने सीखे हैं और बाकी चैप्टर में डाटा हैंडलिंग, नंबर्स के बारे में और शेप साइज के बारे में और चीज़ों के बारे में समझा है। अब जो नंबर्स है, कुछ नंबर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर होता है, होल नंबर होता है, इवन ऑड, ठीक है। तो ये इस तरह के नंबर होते हैं। उसमें से हम प्राइम अभाज्य समय करके एक चैप्टर है जिसमें हम प्राइम नंबर्स या उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं हम ये चैप्टर क्या कह रहा है। तो देखते हैं हमें ये चैप्टर क्या बता रहा है। एक इडली वड़ा करके खेल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इडली वड़ा खेल में क्या होता है, ये खेल आप अपने क्लास वाले बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। बच्चे वृत्ताकार बैठे हैं और संख्या का खेल खेल रहे हैं। मतलब बच्चे बैठे हैं सर्कल में, सर्कल फॉर्म में, और खेल के एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करता है, दूसरा खिलाड़ी दो बोलता है और यह क्रम आगे बढ़ता है। लेकिन 3, 6, 9 के गुणज की बारी आएगी तो खिलाड़ी को संख्या बोलने के स्थान पर इडली बोलना है। मतलब थ्री की डिविजिबल वाले या थ्री की टेबल में आने वाले नंबर्स पे क्या बोलना है, आपको बोलना है इडली। मतलब 3 आया तो इडली, 6 आया तो 6 नहीं बोलना है, इडली बोलना है। 9 आया तो इडली, 18 आया तो इडली, इस तरह संख्या बोलनी है। इसके साथ ही जब 5, 10, 15 यानी 5 के गुणे वाले यानी 5 की टेबल वाली आए तो उसमें क्या बोलना है, उसमें बोलना है वड़ा। जब संख्या 3 और 5 दोनों का गुणज हो तो खिलाड़ी इडली वड़ा खाएगा। मतलब जैसे कि 3, 5 जा 15, ठीक है। तो उसमें क्या कहेगा, वो कहेगा वड़ा और इडली दोनों, ठीक है। ज- यदि कोई खिलाड़ी गलती करता है तो उस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको क्या करेंगे, खेल से आउट हो जाएगा। खेल तब तक कई चरणों में चलता रहेगा जब तक कि केवल एक खिलाड़ी शेष ना बचे। मतलब सिर्फ एक सिंगल खिलाड़ी ना बचे, ठीक है। किन संख्याओं के बदले खिलाड़ी इडली कहेगा, 2, 3, 6, 9, 18, है ना। किन संख्याओं के बदले बड़ा कहेगा, 5, 10, 15। और कौन सी पहली संख्या होगी जिसके खिलाड़ी इडली वड़ा बोलेगा, वो होगी 15। 3, 5 जा 15 दोनों का गुणज एस है। ऐसी ही संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5 की गुणज है, ये संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या जो 3, 5 का गुणज होगी उसको क्या कहेंगे, अम, ये इडली वड़ा वाले गेम में उसको इडली वड़ा कहना पड़ेगा। किसी संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा। किस संख्या पर 10वीं बार इडली वड़ा कहा जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसपे 10वीं बार इडली वड़ा कहेंगे। तो ये क्वेश्चन हम और आगे इसको और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम चीजें क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो 3 और 5 का गुणज यानी 5, 6 जा 30, तो 30 पे भी अपन क्या कहेंगे, कि क्या आ गया है, अ, इडली वड़ा आ गया है, ठीक है। इडली वड़ा किस पे कहेंगे, 30 पे। यदि खेल 1 से 90 तक की संख्या के लिए खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए बच्चा कितनी बार इडली खाएगा और कितनी बार वड़ा खाएगा, ठीक है। तो 3 के गुणज जितनी बार आएंगे उतनी बार इडली, और 5 के गुणज जितनी बार आएंगे उतनी बार वड़ा। तो ये आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जैसे कि 3 के गुणज हैं, कौन कौन से हैं, 18, 21, 3, 2, 5, ये सब क्या है, 3 के गुणज। और ये है 3 और 5 दोनों के गुणज, और ये है 5 के गुणज। मतलब 5 की टेबल में जो आता है और 3 की टेबल में जो आता है, ठीक है। और ऐसा जो 5 और 3 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। मतलब ऐसी वैल्यू जिसको जब मतलब जैसे कि अ, मतलब दोनों की अ, ऐसी वैल्यू जिसमें जो 3 की भी टेबल में आता है और 5 की भी टेबल में आता है उसको क्या कहेंगे, इडली वड़ा करके संबोधित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गेम। आइए अब इडली वड़ा खेल कुछ अलग संख्या के युग्मों के साथ खेले, जैसे कि 2, 5, कि 2 का जो गुणज आएगा उसमें इडली खाएंगे, 5 के गुणज में क्या खाएंगे, वड़ा खाएंगे। तो ये गेम आप अपने क्लास में भी खेल सकते हैं, है ना। हम इडली छोटी संख्या के गुणज के लिए और वड़ा बड़ी संख्या के गुणज के लिए और इडली वड़ा सार्वगुणज के लिए कहेंगे। सार्वगुणज यानी दोनों के मल्टीप्लाई वाले के लिए। यदि खेल संख्या 60 तक खेला जा रहा हो तो उसकी आकृति 5.1 के समान आकृति बनाई। कल हमने इस खेल में दो संख्याओं के साथ खेला। हमने यह खेल इडली या इडली वड़ा कहकर समाप्त किया। किसी ने भी केवल वड़ा नहीं कहा। ये संख्या क्या हो सकती है, एक संख्या 4 थी, ठीक है। अब एक संख्या क्या थी, 4 थी। इन्होंने कहा इडली और वड़ा, मतलब
उन्होंने क्या कहा, सिर्फ 2 का मल्टीपल लिया। मतलब अगर 2 का मल्टीपल होगा तो उसको क्या कहेंगे, इडली कहेंगे। ठीक है, ऐसा मतलब उन्होंने एक ही संख्या ली, 2 का जो मल्टीपल होगा। जैकपॉट के लिए छलांग, जंपी और ग्रम्पी का खेल खेलते हैं। जंपी और ग्रम्पी एक खेल खेलते हैं। ग्रम्पी ने किसी संख्या पर एक खजाना रखा, उदाहरण के लिए उसने इसे 24 पर रखा। मतलब ग्रम्पी ने क्या करा, एक खजाना रखा, कौन से नंबर पे, 24 पे रखा। जंपी ने एक छलांग से आकर आकार का चयन किया। जंकी ने हाँ, जंपी ने एक छलांग का आकार का चयन किया। यदि उसने 4 का चयन किया तो 0 से शुरू करते हुए 4 के गुणज पर छलांग लगानी होगी। मतलब उसे 4 का डिफरेंस करना होगा। ये 4 का गुणज है 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24। कितने बार में आएगा, कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 0 से 6, तो 6 छलांग लगानी पड़ेगी। या फिर जंपी को खजाना मिल जाएगा यदि वो उस संख्या पर पहुंच जाए जहां ग्रम्पी ने खजाना रखा है। मतलब सिर्फ वो एक जो छलांग लगाएगा उसको कितने में काउंट करेंगे, 4 में। दूसरी छलांग लगाएगा तो उसे 4 का मल्टीपल यानी 8 में। मतलब 4 के टेबल वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। कौन सा छलांग कौन सा छलांग का आकार जंपी को 24 पर पहुंचाएगा। यदि वह 4 से चयन करता है तो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। पर अन्य सफल छलांग के आकार 2 3 6 8 और 12 होंगे। ठीक है, और भी क्या हो सकते हैं, 2 3 6 12 भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक छलांग तो क्या होगी कि वो 0 से 4 की ओर जाए, फिर 4 से 8 की ओर, फिर 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। एक छलांग तो ये हो सकती है। अब अगर दूसरी छलांग लगानी हो, मान लो अगर अपन दूसरी छलांग ले, तो इस बार कितने का डिफरेंस लिया, 2 का, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32, 32, सॉरी, मतलब 2 2 के डिफरेंस में, सॉरी, 4 के डिफरेंस में तो अपन ने ले लिया। ठीक है, 4 के डिफरेंस में क्या हुआ, अपन ने ये ले लिया। अब 2 के डिफरेंस में अगर अपन ले कि 2 के डिफरेंस में क्या आएगा, तो पहले तो गया 2 पे, फिर देखा, फिर 6, 2 के डिफरेंस से अगर काउंट करेंगे तो ये अलग छलांग लगाएगा। जब 24 से पहुंचना होगा तो मैक्सिमम छलांग लगाएगा। मान लो अगर 3 से पहुंचे तो 3, 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, फिर मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ये अपने ऊपर है कि अपन छलांग किस तरह लगाई जा रही है। मान लो अगर 12 की छलांग लगाई जाए तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी कितनी छलांग लगानी पड़ी, सिर्फ 2 छलांग लगानी पड़ी। तो इससे अब क्या समझ में आता है, अपन आगे देखते हैं। आप छलांग का आकार 1 से 24 के विषय में क्या कहेंगे। संख्या 1 2 3 से 24 सभी 24 को पूर्णतः विभाजित करती है। ऐसी संख्याओं को याद कीजिए जिन्हें 24 के गुणनखंड या भाजक कहा जाता है। ऐसी वैल्यू जिसे 24 का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन या फिर उसका डिविजिबल डिविजर कहा जाता है। ग्रम्पी ने खेल के स्तर पर थोड़ा और कठिन किया। उसने दो अलग अलग संख्याओं पर दो खजाने रखे। जम्पी को एक छलांग के आकार का चयन करना है और इसी पर टिके या स्थिर रहना है। जम्पी को खजाना तभी मिलेगा जब वह चयनित छलांग के आकार दोनों संख्याओं पर पहुंचेगा। पहले की तरह जम्पी 0 से प्रारंभ करता है। ग्रम्पी ने खजाना 14 और 36 पर रखा है। किस पे रखा है, 14 और 36 पे। तो उसको, जैसे कि अगर मान लो उसने रखा होगा 14 और 26 पे, तो क्या करना है, उसे एक डिफरेंस सेम रखना है। देख लेते हैं अपन को डिफरेंस देख रखा है। ग्रम्पी ने खजाना रखा है 14 और 36 पे और उसका आकार चुनता है 7। मतलब क्या है, उसका जो काउंटिंग होगी वो क्या होगी, मान लो 7 होगी। तो अगर मैं एक लाइन खींचूं, ठीक है, यहाँ पे है ऑफ कोर्स, तो मैं ऐसे कौन, मतलब वो 7, तो 0 से 7 तक पहले जाएगा, फिर 14 जाएगा, ठीक है, पहले 0 से 7, फिर 7 से 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35। तो 36 पे पहुंच पाया क्या, नहीं पहुंच पाया। तो उसको क्या, आकार अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर वो 5 बार भी क्या कर सकता है, तो इस तरह क्या वो छलांग लगा सकता है। अब देखो, क्या जंपी दोनों खजानों पर पहुंचेगा, 0 से शुरुआत करके 7 14 21 28 और
35 और 42 पर पहुंचेगा। हम देखते हैं कि 14 पर तो पहुंचता है लेकिन 36 पर नहीं पहुंचता है। हम पहले भी देख चुके हैं वो 35 पर पहुंच सकता है पर 36 पर नहीं पहुंचेगा। उसे खजाना नहीं मिलता। उसे कौन से छलांग के आकार का चयन करना चाहिए था कि 14 के गुणनखंड है 1 2 3 4 14, छलांग आकार वह 14 अवश्य पहुंचेगा। 36 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इन छलांग के आकार से वह अवश्य पहुंचेगा, मतलब इन छलांग के आधार से। अतः 1 या 2 के छलांग के आकार से वह 14 और 36 दोनों पर अवश्य पहुंचेगा। यह यहाँ ध्यान दिया जाए कि संख्या 1 और 2 संख्याओं 14 और 36 के सार्व उभयनिष्ठ गुणखंड है। मतलब एक और दो क्या है, कॉमन फैक्टर से 14 और 36 के कॉमन फैक्टर्स, यानी वो दोनों से कट रहे हैं या फिर दोनों के टेबल में आ रहे हैं। जैसे कि 1 और 2 क्या है उसकी कॉमन फैक्टर से, तो वो इसमें काउंट कर सकता है, पर बाकी कॉमन फैक्टर नहीं हो रहे, मतलब वो दो दो करके छलांग लगा सकता है। ठीक है, वे संभव छलांग के आकार जिसे दोनों खजानों तक पहुंचा जा सके उन दोनों संख्याओं को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, यानी कॉमन फैक्टर कहते हैं। मतलब कॉमन फैक्टर जिससे वो दोनों संख्या पे पहुंच सकता है। ठीक है, ये दो फैक्टर ही होंगे जिससे वो पहुंच सकता है। 2 से तो 14 तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद 35 तक पहुंचने के लिए उसे एक जरूरत पड़ेगी। ये आप और आगे सीखोगे इन चीजों को। कौन सा छलांग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकता है? यह बहुत सारे छलांग के आकार संभव है, उन सभी को ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगर मैं मानूं तो एक 3 की छलांग से ही पहुंच सकता है। 3 3 9, फिर नहीं 3 6 9 12 15, 15 तक पहुंच गया। फिर करके धीरे धीरे करके किस पे पहुंचेगा, 30 में पहुंचेगा 10 छलांग लगा के। तो एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 5 में भी पहुंच सकता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है अगर मुझे निकालना है कि कौन सी। ठीक है, तो ये क्या दो और भी वैल्यूज होंगे जिससे वो 15 और 30 तक दोनों खजाने तक पहुंच सकता है। नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका ने आपने क्या समझा, मतलब इस जो ये टेबल देख रखी है आपने, इसमें क्या समझा? 32 44 36 ये सब क्या है, सर्कल किए हुए हैं। क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ समानता है, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? क्या वृत्त में अंकित संख्याएं के बीच कुछ समानता है, मतलब जो सर्कल की हुई है उसमें कुछ समानताएं दिख रही है? ऐसी कौन सी संख्या है जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में ही संख्याओं में को क्या कहते हैं, मतलब दोनों जो संख्या होंगी उन्हें क्या कह सकते हैं? आइए पता लगाएं। 310 और 410 के बीच आने वाली 40 से सभी गुणज ज्ञात कीजिए। नीचे की दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका में आपने क्या समझा? अब इस तालिका में आप क्या समझ सकते हैं? हम क्वेश्चंस देके रखे हैं कुछ, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ संबंध है? मतलब जो बॉक्स शेडेड है उनके बीच कुछ संबंध है क्या? हाँ है। जितने भी शेडेड बॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी शेडेड बॉक्स हैं, शेडेड मतलब ये ग्रीन कलर वाले, वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। और जितने सर्कल्ड बॉक्स हैं वो मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। मतलब जो सर्कल्ड वाले बॉक्स है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, और जो शेडेड बॉक्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ऐसे वाले जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी हैं, जैसे कि ये हो गया, या फिर ये तीनों हो गए, तो ये क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 4 भी है। ठीक है, मतलब ये तीनों जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल 4 दोनों के मल्टीपल है। ठीक है, अब मल्टीपल यानी होता क्या है, फैक्टर यानी क्या होता है? मान लो जैसे कि ये 32 है, ठीक है, सर्कल्ड वाला किस पे है, 4 का मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। मतलब 4 8 सा 32, मतलब वो 4 के टेबल में आता है पर 32 3 के टेबल में नहीं आता ना, कैंसिल होगा उससे। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मैं 36 लूं, ठीक है, 36 3 की टेबल से तो होगा और 4 के टेबल से भी हो जाएगा, मतलब दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो दोनों का मल्टीपल है और ये सिंगल सिंगल मल्टीपल है। तो इस तरह क्या पता लगता है, इससे ये डिफरेंस इस क्वेश्चन में पता लग रहा है। आइए पता लगाए, 310 और 410 के बीच आने वाली 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। आने वाले 40 के सभी मतलब जो 40 से डिविजिबल हो, वो सारे क्या करने हैं अपन को, गुणज ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो
310 और 410 के बीच में ऐसा कौन से नंबर होंगे जो 40 के क्या होंगे, डिवाइड होंगे, मतलब 40 से क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 310 है, तो 310 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा। एक होगा कौन से डिवाइड हो जाएगा, तो अपन देख सकते हैं दो ट्रिक है अपने पास। पहली ट्रिक है कि अपन सारी वैल्यूज लेके और उसको डिवाइड करें। दूसरी वैल्यू ये है कि अपन 40 का मल्टीपल्स देखे, 40, 80 है ना। ठीक है, तो अब देखो कौन से 310 से बोला है, तो 310 में एक आएगा 320, एक आएगा 360 और एक आएगा 400, मतलब ये तीन वैल्यू जो है ये क्या है, डिविजिबल ऑफ 40 है। अब ये मैंने फाइंड कैसे करा, मैंने 40 को टेबल बोला, या फिर आप कर सकते हैं पीछे तो जीरो है तो आप किसकी टेबल बोलेंगे, फोर की। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सिर्फ पीछे क्या लगाना है, जीरो लगाना है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इस तरह। तो इस तरह क्या हमें तीन वैल्यू मिलेगी जो डिविजिबल किसकी है, 40 की डिविजिबल है। जैसे और भी क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, मैं 40 से कम एक संख्या हूं, मेरा एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़न 8 है, मतलब उसका जो फैक्टर है, जो फैक्टर होगा वो 7 होगा। ठीक है, और मेरे अंकों को जोड़े तो 8 मिलेगा, और वो 40 से कम है। ठीक है, सम ऑफ नंबर शुड बी 8, और उनका जो मेरे अंकों को जोड़ने से 8 मिलेगा। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा 40 से कम। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका ऐड करेंगे या सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक हो जाएगा 44 हो सकता है एक, ठीक है, एक हो सकता है 71, सॉरी, एक हो सकता है 17, पर 17 तो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है मैं आगे जाके बताऊंगा, पर वो तो अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा ऐसा कौन सा अंक को जोड़ेंगे जो 8 आएगा, तो अगर मैं 44 का ही गुणज करूं तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 11 टू जा 22, 2 1 जा 2, मतलब इनका गुणनखंड तो 7 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसका गुणनखंड 7 आएगा, तो अपन देख सकते 26, 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, ऑफकोर्स 44 तो पार नंबर है, तो 44 तो गलत ही सोचा है। उसके अलावा क्या हो सकता है, 34। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, पर ये तो 7 हो जाएगा, सॉरी 35। ठीक है, हम्म, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर 7 हो और सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो 35 वो नंबर है। कैसे, 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5, इसके फैक्टर क्या है 7 भी, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यानी 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं 100 से छोटी एक संख्या हूं, मेरे दो गुणनखंड का गुणनखंड 3 और 5 है, मेरे अंक मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, मतलब एक ज्यादा है, तो हो सकता है वो 7 है, टू 7 9 हो, 8 9 हो। ठीक है, इस तरह एक संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के गुणनखंड के परफेक्ट नंबर कहलाती है। संख्या 28 का संपूर्ण संख्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या जिसकी गुणनखंडों का योग उसकी संख्या का दो गुना हो, मतलब जब उसका फैक्टर करो, ठीक है, उसके जो फैक्टर होंगे या फिर जो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जब उनका आप सम करोगे तो क्या आना चाहिए, उसका डबल आना चाहिए। जैसे कि 28 है, 28 का जब आप फैक्टर करोगे तो होते हैं 1 2 4 7 8 14 और 28, जब इन सबका आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। जब इन सब वैल्यू और इसका ऐड करोगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। वैसे ही आपको 1 से 10 के बीच में ऐसी वैल्यू चुननी है जिसका आप ऐड करो तो क्या है, डबल है। तो मान लो 6 है, 6 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 2 3 और 6, और जब इन सबका प्लस करोगे 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो इसका सम भी क्या होगा, 12 होगा, यानी इनका सम करोगे जब आप तो 12 आएगा। तो 1 से 10 में कौन सी वैल्यू है, 6 है, जिसका सम करने पे 12 आएगा, और जिसके फैक्टर्स का सम करने पे क्या आएगा, 12 आएगा। अभयनिष्ठ गुणसंकर ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। तीन ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 की गुणज हो लेकिन 50 की नहीं, मतलब वो ऐसी वैल्यू जो जिसका फैक्टर 25 तो हो पर 50 नहीं हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कुछ। अब अभाज्य संख्याएं, मतलब अब कौन सा टॉपिक है, प्राइम नंबर्स। बेसिकली प्राइम नंबर्स होते क्या है,
वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, जो खुद से डिविजिबल हो, मतलब 1, 2, 3, 7, 5, ये क्या होती है, ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ये होते हैं खुद से डिविजिबल, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। और इसके बारे में और आप पढ़ेंगे। गुणा और अंशु अपने फॉर्म में अंजीरों को बांधकर पैक कर रहे थे। गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीरें रखना चाहता है और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीरें रखना चाहता है। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव है? ऐसे विभिन्न तरीकों से सोचिए कि ज्ञात कीजिए जिनमें गुणा 12 अंजीर आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर वे में, ठीक है, अरेंज कर सकता है। अंशु 7 अंजीरों को आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है। गुण ने व्यवस्थाओं की सूची बनाई है। मतलब वो अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में कर सकते हैं या फिर स्क्वायर को लंबे शेप में। प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों कॉलम की संख्याओं को देखिए, ये 12 से किस प्रकार से संबंधित है। उदाहरण के लिए दूसरी अवस्था में 12 अंजीरों को दो स्तंभों जिनमें प्रत्येक 6, मतलब इन्होंने क्या करा, एक बार चाहे तो वो कॉलम में कर सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। अगर चाहे तो वो तीन तीन के बॉक्स भी बना सकते हैं, तीन, ये चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, या फिर तीन के सेट बना सकते हैं, तो चार सेट बनेंगे तीन के, तीन ये, तीन ये, तीन ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, वो इन चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। पर अंशु, अंशु जो है वो 7 को सिर्फ एक तरीके से ही अरेंज कर सकता है, वो है एक कॉलम, ठीक है, या फिर एक रो। वो कभी भी इनको इस तरह अरेंज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमेशा उसका एक बॉक्स छूट जाएगा। जैसे कि मान लो अगर इसको अपन भरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, पर साथ यहाँ पे, तो ये बॉक्स क्या रह गया, खाली रह गया, ठीक है। मान लो अगर ये नहीं होता तो ये बॉक्स क्या रह गया, खाली रह गया। तो 7 ऐसा नंबर है जो इसमें अरेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। वैसा ही एक और अरेंजमेंट होगा जो होगा 3 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है। ये कैसा अरेंजमेंट है, जो कि अरेंज सिर्फ क्या हो सकते हैं, कॉलम बेसिस पे हो सकते हैं या फिर रो बेसिस पे। ऐसी संख्या जिनके दो गुणखंड होते हैं, मतलब उनके दो ही गुणखंड होते हैं, मतलब दो कॉमन फैक्टर होते हैं, उन्हें अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। पहला, वो खुद से ही डिविजिबल हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है इनको, जैसे कि एक, जैसे कि दो, दो के एक इंटू दो, सिर्फ एक और दो ही क्या हो सकते हैं, उसके गुणनफल हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, किसी भी अभाज्य संख्या के गुणखंड एक और वह संख्या स्वयं होती है। ऐसी संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणज होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है, मतलब कंपोजिट नंबर। मतलब जिनके गुणखंड दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक होते हैं, उनको क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर। और जिनके सिर्फ दो होते हैं, जिसमें एक तो इंक्लूडेड है ही और दूसरा क्या होगा, खुद का नंबर। जैसे कि 3 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो सिर्फ एक से कर सकता हूँ या फिर 3 से कर सकता हूँ। मतलब ये खुद की वैल्यूज, खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। संख्या एक के विषय में क्या कहेंगे, जिसका केवल एक गुणखंड है, एक ना ही तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। मतलब एक ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना अभाज्य है और ना भाज्य संख्या है। 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्या है? अगर 21 से 30 के बीच में देखें तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 23 है। और 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 29 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो अभाज्य संख्या और बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके अलावा भी ऐसी कोई टेबल नहीं है जो खुद से डिवाइड हो जाए। मान लो अगर 23 देखें तो 23 भी एक नंबर है, 23 या 22 नहीं है, 22, 23, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी दो से डिविजिबल हो सकता है, दो वैल्यूज या दो से ज्यादा। 27, मतलब कितनी वैल्यू है, दो अभाज्य वैल्यू और बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या है। क्या हमें 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ढूंढ सकते हैं? तो इसका भी क्या मतलब, आप 1 से 100 के बीच में भी भाज्य और अभाज्य संख्या देख सकते हैं। चरण एक, को काटे, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। चरण एक, एक को काट दीजिए क्योंकि ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य। सेकंड,
दो पर गोला घेरा बनाइए, दो के अन्य सभी गुणज जैसे कि 4 6 इत्यादि काट दीजिए। क्यों? क्योंकि बाकी दो के जो गुणज होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो मतलब प्राइम नंबर कौन से होंगे, 11 2 3 13 23 40, जो कि खुद के नंबर से डिविजिबल हो। तो कितने 25 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हैं प्राइम नंबर्स है 1 to 100 में। कितने नंबर्स है, 25 नंबर्स हैं। बाकी सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। और बाकी सिर्फ एक ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है। यह निश्चित नहीं कोई जादू है, इसके करने के पीछे जरूर कुछ कारण होगा। घेरा लगी हुई सभी संख्या को अभाज्य संख्या, अतिरिक्त सभी काटी गई संख्या भाज्य। यह विधि सिवो एराटोस्थेसिस कहलाती है। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। एराटोथेरिस 2020 वर्ष पुरानी एक गुणांशु आश्चर्यचकित हैं कि इस सरल विधि द्वारा अभाज्य संख्या ज्ञात की जा सकती है। सोचिए कि यह विधि किसी प्रकार कार्य करती है। दिए गए चरण को पूर्ण तरह पढ़िए, देखिए प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। हम देखते हैं कि दो एक अभाज्य संख्या है और यह संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है, मतलब दो जो है वो इवन नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो अभाज्य है, वो हम देख सकते हैं। तो मान लो अगर मैं करूं इवन नंबर यानी 2 से डिविजिबल, तो ऐसी कोई वैल्यू है जो 2 से डिविजिबल है, नहीं। तो क्या है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, मतलब कोई इवन वैल्यू है। 100 तक की अभाज्य संख्याओं का सूची देखिए। दो क्रमवार अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है, मतलब ऑफ कोर्स सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है 2, सबसे बड़ी ऑफ कोर्स 97। ठीक है, अभाज्य संख्या सभी पूर्ण संख्याओं के निर्माण खंड है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स इसका है। पहले की ग्रीक सभ्यता 2000 वर्षों से भी पहले से शुरू करते हुए हैं, आज तक गणितज्ञ उन्हें रहस्यों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचने के लिए खुराक, क्या कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, मतलब सबसे बड़ी कोई ऐसी वैल्यू होती है जो कि हो प्राइम नंबर, या अभाज्य संख्या की सूची बिना किसी अंत के बढ़ती रहेगी। यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने इसका उत्तर दिया। आप भी आगे कक्षा में जान पाएंगे, मतलब आगे की चीजों में देख पाएंगे। किसी के द्वारा लिखी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इतनी बड़ी है कि वह 6500 पृष्ठ पर लिखी गई है। अतः हम उसे केवल एक कंप्यूटर पर ही लिख सकते हैं। किस पे लिख सकते हैं, हम कंप्यूटर पे ही उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 23 प्राइम नंबर है, 51 प्राइम नंबर है, 37 क्या है, प्राइम नंबर है, 26 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे ही क्या प्राइम नंबर के कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, इजी टू सॉल्वेबल है वो। अब अपन जानेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में, मतलब खजानों को सुरक्षित रखने के लिए अभाज्य संख्या है। कौन से कौन से जोड़े सुरक्षित हैं। खजाना ढूंढने वाले खेल को पुनः देखते हैं। इस बार खजाना दो संख्याओं पर रखें। जंपी को खजाना केवल तभी मिलेगा जब वह दोनों संख्याओं पर समान छलांग आकार के द्वारा पहुंचेगा। यहाँ एक नया नियम है कि एक को छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है, मतलब एक छलांग आकार लेने की अनुमति नहीं है। ग्रम्पी खजाने को कहाँ रखे कि जम्पी दोनों संख्याओं तक न पहुंच सके। क्या खजानों को 12 और 26 पर रखने से काम हो जाएगा, नहीं। छलांग का आकार 2 लेने पर जंपी 12 और 26 दोनों पर पहुंच जाएगी। मतलब अगर वो दो दो बार कूदेगी, यानी दो 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 चार, दो दो छिंग 12 और दो और दो 18 जा 2 18 जा 26, मतलब वो दो वाली कूदी लगाएगी ना, तो मतलब डिफरेंस अगर 2 का रखेगी अपनी जंप में, तो कहाँ पहुंच जाएगी वो, 12 पे भी पहुंच जाएगी और 26 पे भी पहुंच जाएगी, क्योंकि वो 2 का डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि 4 और 9 के बारे में आप क्या कहेंगे। एक छलांग आकार का प्रयोग किए बिना जंपी दोनों युग्मों तक नहीं पहुंच सकता, मतलब जैसे कि 4 4 और 9, ठीक है, इनके डिविजिबल अलग होते हैं, यानी ये 2 से कट सकता है पर ये 2 से नहीं कट सकता। ठीक है, ये 3 से कट सकता है पर ये 3 से नहीं कट सकता, मतलब दोनों का डिविजिबल जो है, कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, अलग अलग। अतः ग्रम्पी जानता है कि युग्म 4 9 उसके लिए सुरक्षित रहेंगे। जांचिए क्यों और क्यों युग्म सुरक्षित है।
जैसे कि 1539, 4 15, 20 55, 18 29, ये ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स नहीं मिलते, ठीक है। जैसे कि 15 और 39, इन दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे, हमेशा अलग होंगे। 3 5 15, 5 1 5, तो इसके फैक्टर है 3 5, इसके फैक्टर है 3 1 3, 3 3 9 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे इनके फैक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि इनके फैक्टर सेम दिखे, ठीक है। जैसे कि 4 और 15, 3 5 15 और 5 1 5, 2 2 4 और 2 1 2, मतलब ये जो है ये पेयर क्या होगा, सुरक्षित होगा। 20 55 पेयर भी सुरक्षित शायद से नहीं होगा। 18 29 अगर अपन देखें, 18 का अपन करें, 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 2। अगर मैं 29 का करूं, तो 29 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि, मतलब इसका फैक्टर और इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 15 और 39, ठीक है। जब इनका आप एलसीएम निकालोगे 15 और 39 को, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, मतलब इसमें 3 आएगा। जैसे कि 3 5 15 और 3 1 3, 3 3 9, यानी 13 बार में आ रहा है, 5 बार में आ रहा है। पर 4 और 9 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो ये क्या है, को प्राइम है। मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो क्या है, को प्राइम है। मतलब को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में अपन को कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलते। अगर इसमें से अपन को प्राइम नंबर्स ढूंढे कि कौन सा को प्राइम नंबर है, तो मान लो अगर मैं 15 और 37 लेता हूँ, तो 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। और 37 लूँ, तो 37 तो एक प्राइम नंबर है, तो वो कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर क्या होगा, ये होगा। इसी तरह आपको को प्राइम नंबर और बाकी नंबर्स में डिफरेंस बताना है। तो सहअभाज्य कला नीचे गई दर्शाई गई धागे की कला को देखिए। पहली आकृति में 12 खूटियां हैं, धागा हर चौथी खूटी से बांधा है। हम कह सकते हैं कि इनका अंतर क्या है, 4 है, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, 4 है। 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। दूसरी खूटी में 13 खूटियां हैं, मतलब 13 ये नंबर्स हैं, और धागे के अंतर है 3। अन्य आकृतियों के विषय में आप क्या सोचते हैं, इन आकृतियों को देखिए, अपनी जानकारी कक्षा में साझा कीजिए। जैसे कि अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3, यानी 13 से गया 3 पे गया, ठीक है। और 3 से सीधे गया 6 पे, 6 से गया 9 पे, और 9 से सीधे गया 12 पे, ठीक है। तो इस तरह क्या आ रहा है, ये डिफरेंस अपन को 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है। अब जैसे कि ये है, इसमें कितने का डिफरेंस है, अगर मान लो मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ, तो 16 से भी नहीं, अगर मान लो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो 2 वाला नंबर कहाँ जा रहा है, 8 पे, मतलब 1 2 3 4 5, कितने नंबर का डिफरेंस है, 5। अब वापस किधर जा रहा है, इधर, तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर का डिफरेंस, फिर 1 2 3 4 5, तो यही यहाँ आ गया। फिर ये स्टार यहाँ बन रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। तब जाके स्टार, तब जाके किस पे, 2 पे आ रहा है। अब मान लो ये 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 से 5 पे आया, ठीक है। फिर वापस 2 का डिफरेंस 8, फिर वापस 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर इस तरह क्या होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। 2 2 के डिफरेंस आते जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, एक को प्राइम नंबर्स के 8 दिखा रहा है, ठीक है। तो वापस किस पे आ जाएगा, एंड पे 2 पे। जैसे कि अगर मैं ये 24 से, तो ये 6 का डिफरेंस, फिर 12, फिर 18, फिर 24, सीधे 24। अगर 24 से मैं वापस कितने का डिफरेंस देखूं, अगर मान लो 6 का डिफरेंस देखो, तो क्या आएगा, वहीं पे आएगा। तो ये ऑफकोर्स फॉर्म ऑफ आर्ट है, जिसमें जो डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और तब तक करते जाना है जब वो स्टार्टिंग की जो वैल्यू थी उस पे ना आ जाए, जहां से स्टार्ट किया था आपने, ठीक है। हमने प्राइम नंबर्स के बारे में जान लिया। अब अभाज्य गुणनखंडन यानी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने छोटी क्लासों में एलसीएम और एचसीएफ करा होगा, ठीक है। उसी से क्या अपन फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, दो संख्याओं की सह अभाज्य की जांच कीजिए। शिक्षक, 56 और 63 सह अभाज्य हैं, यदि उनका सार्वगुणन संख्या 1 से अलग है तो वह सहअभाज्य नहीं होंगे। आइए जांच करते हैं। मैम ने बोला है कि क्या ये दोनों क्रो प्राइम नंबर है, तो आप क्या कहोगे कि अगर दोनों में एक के अलावा अगर गुणनफलन दिखाई देते हैं, मतलब उनके कोफैक्टर्स हैं, तो क्या होंगे, वो अभाज्य संख्या, मतलब सह अभाज्य संख्या नहीं होंगे, मतलब को प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। जैसे कि मान लो अगर मैं उनका एलसीएम निकालता हूं, या फिर
जैसे कि मान लो 56 और 63 का एलसीएम निकाले अपन, तो इसमें क्या आना चाहिए, जो फैक्टर्स है वो सेम नहीं आना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। 2 टू ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब 63 को करें अगर अपन, तो 63 कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 7 1 ज़ा 7, है ना। 7 क्या आ रहा है इसमें, सेम आ रहा है। तो अब देखेंगे अपन, मैं लिख सकता हूँ कि 56 14 इंटू 4 और 21 इंटू 3, इस प्रकार 14 और 4 संख्याओं का 56 गुणनखंड है। इसी प्रकार 21 और 3 संख्या 63 के गुणनखंड है। अतः इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और ये संख्या सहभाज्य है। हाँ, तो अपन ने जब इनका एलसीएम निकाला तो जो अंशु है उसने एलसीएम क्या निकाला, 14 इंटू 4 और 21 इंटू 3, और इसने कहा कि ये अभाज्य संख्या है। पर गुणा ने क्या कहा कि नहीं, उसमें 7 दोनों टेबल में आ रहा है, मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सही है यहाँ पे, यहाँ पे गुणा सही है, क्योंकि उसमें 7 जो है वो क्या, नंबर दोनों का जो कोफैक्टर है वो 7 सेम है, ठीक है। तो ये क्या होता है। अब एक अन्य उदाहरण 80 और 63 लेते हैं, दोनों संख्या का गुणनखंड निकालते हैं। अब 80 और 63 का अगर गुणनफल निकालना है तो पहला तो होगा कि अपन इस तरह मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 40 इंटू 2, 20 इंटू 4, 10 इंटू 8, या फिर अपन एलसीएम निकालें कि 80 जो है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा 5, मतलब 2 2 2 2 2 और 5, मतलब 2 और 5 जो है इसके गुणनफलन है। पर अगर मैं 63 का निकालूं तो 63 का क्या आ रहा था, 3 और 7 आ रहे थे, हम पिछले भी चेक कर चुके, 3 और 7। तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके जो को फैक्टर्स है वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इनके को फैक्टर्स, मतलब इनके को फैक्टर्स सेम नहीं आ रहे, तो ये क्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। अगर कॉमन फैक्टर सेम नहीं है तो वो को प्राइम नंबर है, अगर कॉमन फैक्टर में एक वैल्यू भी सेम है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, एक संख्या 56 को उदाहरण के रूप में लेते हैं जो कि भाज्य संख्या है। जैसे कि हमने देखा कि 56 4 और 14 लिखा जा सकता है, अतः 4 और 14 दोनों से गुणनखंड है, मतलब उस वो दोनों से डिवाइडेड है। कोफैक्टर 14 का क्या है, 56 का क्या है, 2 और 14। अब इनमें से एक लेते हैं, मान लीजिए 14, यह भाज्य संख्या है, हम इसे 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अतः 4 इंटू 2, यहाँ 4 के भाज्य संख्या 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम 56 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब ये पूरा जो चीजें हैं वो होती क्या है, हमने 56 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। यह 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब जो हमने को फैक्टर के रूप में लिखा है उसको क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेसिकली इतना सब समझने से अच्छा है मैं आपको बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। अगर कोई नंबर है जैसे कि 36 है, अगर 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है मेरे को, ठीक है, 36 का क्या निकालना है मुझे, अगर 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो सबसे इजी चीज है, आपको क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने 36 लिखा, ठीक है। सबसे ये तीन जो नंबर है, ठीक है, सबसे छोटी हमेशा डिवाइड, जो जब भी आप एलसीएम करोगे, इसे एलसीएम कहते हैं, ठीक है। एलसीएम जब भी आप करोगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू का क्या करोगे, उससे डिवाइड करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 2 से, ठीक है, तो 2 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ऐसे समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, रफ में डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, तो कितने बार में करा, 18 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 कट सकता है क्या, 2 की टेबल में 18 आता है, हाँ आता है। तो 2 9 जा 18। अब 2 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता है। किसके टेबल में आता है, 3 की टेबल में, तो 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये चारों नंबर क्या होंगे, इसके फैक्टराइजेशन होंगे, जो कि इधर भी आ रहे हैं। अब इधर किस तरह सॉल्व किया गया है, उस तरह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह सॉल्व करेंगे। 36 का कोफैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 18। अब 18 का अगर कोफैक्टर निकालू तो क्या होंगे, 2 इंटू 9, और 9 के कोफैक्टर निकालू तो 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 को कोई फैक्टर होते ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह ये भी क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। मान लो अगर मुझे 40 के कोफैक्टर निकालने हैं,
तो 40 का कैसे निकालूंगा मैं? 2 2 4 और 0। 2 के टेबल में 20 आता है, 10 बार में आता है। 2 के टेबल में 10 आता है, 5 बार में आता है। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता। 3 के टेबल में आता है नहीं। 4 नहीं। कौन से टेबल में आता है? 5। यानी इसके को फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 5। तो ये इसके क्या होंगे? को फैक्टर्स होंगे। तो को फैक्टर्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे इसी तरह नहीं करना है, मुझे इस तरह करना है जैसा इस बुक में देख रखा है, तो मान लो मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया है 32। ठीक है, 32 का क्या होगा? ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 32 आ सकता है? 8 4 32। ठीक है, तो अब 8 4 32 आ गया। ठीक है, अब मैं 8 को और कैसे लिख सकता हूँ? 4 × 2 लिख सकता हूँ। और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2। इसको ये 2 नीचे उतारा, ये 2 नीचे उतारा और ये 2 नीचे उतारा। अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 2 32। तो 32 मैंने कैसा ऐसे भी ला दिया, और वो वाला आंसर भी क्या था? सेम था। मतलब आप दो तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की वैल्यू को निकाल सकते हो, यानी उसके को फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, यदि अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी संख्या के लिए केवल एक अभाज्य गुणनखंड होता है। हम नीचे बता रहे हैं कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जैसा कि हमने इन उदाहरणों में देखा है कि हम परिमाण तक विभिन्न तरीकों तक पहुंच सकते हैं। क्या क्रम महत्वपूर्ण है? ठीक है, अब हमने देखा कि हम जो बुक में बताया गया है, लगभग 4 से 5 तरीके से क्या हो सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन या को फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, पर हम हर एक को वैलिडिटी नहीं दे सकते। ठीक है, हमें एक चीज को वैलिडिटी देनी होगी। क्या क्रम महत्वपूर्ण है? क्या जो हम क्रम बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण है या नहीं है? ठीक है, इस चित्र में मदद में क्या समझ में आ सकता है कि 30 दो 2 × 3 × 5 क्यों होता है? चाहे तो 2 3 और 5 किसी भी तरह गुणन करें तो 30 से होता है। मतलब 2 3 5 को आगे पीछे लिख के मल्टीप्लाई करूँ या सीधे लिख के मल्टीप्लाई करूँ, होता क्या है? 30 ही होता है। जब हम संख्याओं का गुणन करते हैं तो हम यह किसी भी क्रम में कर सकते हैं, परिणाम एक समान होगा। इसीलिए जब 2 बार 2 और 2 बार 3 या किसी भी क्रम के गुणन किया जाता है तो हमें 36 प्राप्त होता है। आगे की कक्षा में हम इसका गुणन की क्रमविन्यायता और सहारचर्यता के नाम से अध्ययन करेंगे। आगे की क्लास में हम गुणन की क्रमनियता यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम इसे आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अतः क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। साधारणतः अभाज्य संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। उदाहरण के लिए 3 3 5 5 2 3 5, मतलब क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम क्या लिखते हैं? छोटी से बड़ी वैल्यू की ओर क्या लिखते हैं? हमेशा लिखते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के गुणनफलन का अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, हम उस हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम दो गुणनफल के गुणन के रूप में लिखते हैं, मतलब दो मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 72 को लिख सकते हैं 17 × 6। इसके पश्चात हम दोनों प्राप्त गुणनखंड वाले प्रत्येक संख्या को अभाज्य ज्ञात करते हैं। मतलब अब जो 12 है उसका ज्ञात करेंगे, फिर अगर कुछ बचता है तो 6 जैसे कि उसका ज्ञात करते हैं, जो कि क्या होता है? 2 × 2 3 ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं? गुणनखंडन को यानी को फैक्टर्स को लिखते हैं। हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 × 2 3 × 3 गुणन करके जांचिए कि हमें फिर 72 प्राप्त होता है। ऑफकोर्स मल्टीप्लाई प्राप्त होगा। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है? हमें इसका क्या निकालना है? को फैक्टर्स निकालने हैं। मान लो अगर मैं 64 ले लेता हूँ, इधर मैंने ले लिया 64। 64 को दो फॉर्म में किससे लिख सकता हूँ? 8 × 8, तो क्या आ जाता है? 64। ठीक है, अब 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 × 2 मल्टीप्लाई बाय इसको 4 × 2। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 को लिख सकता हूँ 2 × 2 तो कितने होगा? 1 2 3 4 5, 1 3 और 3 6 है ना? तो 6 क्या हो गए?
2 हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 को 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 32 दूनी 64, तो 64 क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपन ने क्या करा है, सही गुणनफलन करा है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर एक वैल्यू का क्या करना है, गुणनफलन फाइंड करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं की सह अभाज्य की जांच करना, यूजिंग मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके दो संख्याओं की सह अभाज्य की जांच करना, मतलब दो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, जैसे कि 56 और 63, इसमें 7 आ रहा है, तो ये क्या को प्राइम नंबर से नहीं है, ठीक है। पुनः संख्या 56 और कैसे जांच की सह अभाज्य है, मतलब अब जैसे कि 56 और 63 हम कैसे जाने कि दोनों क्या है, सह अभाज्य है, मतलब क्या है, को प्राइम फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, को फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें 7 जो है वो सेम आ रहा है, तो क्या ये को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। वैसे ही हम देखते हैं कि 7 56 का अभाज्य गुणनखंड है और 63 का भी, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे ही 68 63 का करते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, सेम नंबर्स नहीं आ रहे, ठीक है, इनके जो को फैक्टर्स है वो सेम नहीं आ रहे, तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। इनमें से कोई सार्व अभाज्य गुण नहीं है, इसका यह आधार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभाज्य है, माना कि उनका एक भाज्य सर्व गुणनखंड है। तो क्या हम भाज्य सार्व गुणनखंड, अब को प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने ये समझ लिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उदाहरण 40 और 231 लीजिए, इसका अभाज्य गुणन इस प्रकार है 2 2 3 5 7। हम देख सकते हैं कि कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है जो कि 40 और 31 को विभाजित करता है। संख्या 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 5 है, जबकि 31 के ये, अतः 40 और अभाज्य संख्या है, मतलब क्या है, वो को प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, को प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच कीजिए, मतलब क्या वो एक दूसरे से डिविजिबल है। हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड सम्मिलित होगा, मतलब दोनों का जो को फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि 168 और 12, ठीक है, उसके होंगे 2 2, ये इसके होंगे 2 2 3, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसके तीनों वैल्यू इसके अंदर आ रही है, तो मतलब ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं 12 का डिवाइड 168 से करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे कि मान लो अगर आप 12 का डिवाइड करोगे 168 से, तो हो जाएगा 12 वन जा 12, तो कितना बचा, 4 40, तो ये कितना हो गया, कट गया, है ना। 14 12 में क्या आ गया, ये पूरी वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर दो वैल्यू के को प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। संख्याओं को विभाजित की जांच, मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी यानी डिवाइड करना, ठीक है। अभी तक हमने विभिन्न संदर्भों में संख्याओं के गुणनखंड यानी को फैक्टर्स को ज्ञात किया। यह पता लगाने के लिए भी अभाज्य संख्या है या नहीं, अथवा संख्या युग्म सह अभाज्य है या नहीं, मतलब को प्राइम फैक्टर से या प्राइम फैक्टर से या कोई दूसरी वैल्यू, ये हमने पता लगाया, ठीक है। अब छोटी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना सरल है, बड़ी संख्याओं के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करें। आइए 8560 को, इसका 2 से 10 तक कोई गुणनखंड है, ये संख्या गुणनखंड है या नहीं, अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप उन्हें ज्ञात कर सकते हो, जैसे कि 10 से विभाजित, ठीक है। तो जिसके, अब हर एक की वैल्यू को याद करना डिफिकल्ट है ना, हर एक चीज को गुणनखंड याद करना डिफिकल्ट है। गुणनखंड जैसे कि 8960, इसका गुणनखंड कैसे निकालोगे आप, बहुत लंबा जाएगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, आइए 10 के उदाहरण के रूप में लेते हैं। 8650 संख्या 10 से विभाजित होती है। दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं कि क्या 10 संख्या गुणनखंड है। इसके लिए हमें 10 के गुणनखंड के पैटर्न देखने होंगे। 10 के गुणनखंड के पैटर्न क्या होते हैं, 10 20 30 40, इस क्रम को जारी रखिए
और पैटर्न को अवलोकन कीजिए। क्या संख्या 125 संख्या 10 का गुणज है? क्या पिछले अनुक्रम में यह संख्या दिखाई देती है? क्यों या क्यों नहीं? मतलब क्या 10 से ये विभाजित होगी? हाँ होगी। एक और चीज, अगर लास्ट में जैसे कि 8650 लिखा है लास्ट में, तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये जो 10 है ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, जीरो अवेलेबल है। जो संख्या 10 से विभाजित होती है वह जीरो पर समाप्त होती है। जो 10 से विभाजित होगी वो किस पे समाप्त होगी, जीरो पर। अब 5 वाला, 5 के गुणनफल क्या होंगे, 5 10 15 20। तो जो संख्या 5 से विभाजित होती है तो वह जीरो पर समाप्त होती है, 5 पे समाप्त होती है। मतलब अगर मैं 625 लिखूं, ठीक है, तो वो 5 का भी डिविजिबल होगा और 10 का भी डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि 2 से जो विभाजित होती है, 2 4 6 8, ये इसका क्या है, प्रारंभिक गुणज है। तो दो जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह 2 0 2 4 6 8 पर समाप्त होती है। मतलब उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, मान लो मैंने लिखा वो 172 हो सकती है। मतलब लास्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तब क्या होगा, वो 2 के गुणज हो सकती है। जैसे कि ये जो वैल्यू है ये गुणज नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि एक से इनका जो एंड है वो क्या हो रहा है, एक से हो रहा है, या फिर एक 9 से हो रहा है। 4 से विभाजित है, 4 से कौन सी वैल्यू गिरेगी? क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर संख्या के अंतिम अधिक अंक देखकर कर सकते हैं? 1 से 200 के बीच 4 के गुणज की सूची बनाइए। जैसे कि 4 का पैटर्न कैसे देख सकते हैं, हम देखते हैं। कोई संख्या 4 से विभाजित होती है जिसकी जांच आसानी से की जा सकती है। इसके गुणज 4 8 12 16 20 28 को देखिए। मतलब 4 की टेबल है। क्या आप इनमें से कोई पैटर्न को देखते हैं जिसका उपयोग किया जा सके? 10 5 2 के गुणजों के अंतिम अंकों के पैटर्न रहे हैं। मतलब इनके पैटर्न्स क्या है, 2 है, 5 के गुणज है और 10 के गुणज, जिसका उपयोग हमने इनकी विभाज्यता की जांच करने के लिए किया। इस अब हम इन अंतिम अंक देखकर बता सकते हैं कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी। यह पैटर्न यहाँ लागू नहीं होता। अब 12 और 22 को देखिए, इनका अंतिम अंक समान है, परंतु 12 तो 4 से गुणज है और 22 नहीं। इसी प्रकार 14 और 24 के अंतिम स्थान पर 14 संख्या 4 का गुणज नहीं, जबकि 24 है। इसी प्रकार इसका यह अर्थ है कि संख्या के अंतिम अंक को देखकर हम नहीं बता सकते कि 4 का गुणज है या नहीं। मतलब 4 का अगर डिविजिबल है वो हम इससे नहीं बता सकते हैं, मतलब इस मेथड से। ठीक है, विभाजित 8 से विभाजिता, क्या 8 से देख के हम बता सकते हैं? यह जानना रोचक होगा कि 8 से विभाजिता की जांच भी सरलता से की जा सकती है। क्या इसके लिए अंतिम दो अंकों का उपयोग किया जा सकता है? 120 और 140 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित होती हो। साथ ही 1120 और 1130 के बीच में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाजित होती हो। ठीक है, तो ऐसे विभाजन किया जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने। संख्याओं के साथ मनोरंजन, मतलब हम नंबर के साथ कैसे खेल सकते हैं, ठीक है, नंबरों को कैसे समझ सकते हैं। विशेष संख्या, इस बॉक्स में 4 संख्याएं, आपको कौन सी संख्या विशेष लगती है? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसमें कौन सी संख्या विशेष है? देखो, ये जो संख्या है ये क्या होगी, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है। बाकी तीनों संख्या क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। देखिए गुणा सहपाठी क्या समझते हैं। कर्णावत कहता है कि 9 विशेष है क्योंकि यह अंकीय संख्या है, जबकि अन्य संख्या है तो अंकीय, दो अंकीय है। मतलब एक तो एक अंकीय यानी एक अंक वाली है, बाकी तीन क्या है, दो अंकीय है। गुरप्रीत कहता है कि 9 विशेष है क्योंकि यह एकमात्र संख्या है जो 3 की गुणज है। एक और अपन ने पैटर्न ढूंढ लिया जो 3 की क्या है, गुणज है। ठीक है, बाकी 3 की गुणज नहीं है। गोपित कहती है 25 विशेष है क्योंकि वह 5 का एकमात्र गुणज है। ऐसे ही 4 भी एकमात्र गुणज है और 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है। नीचे कुछ बॉक्स जिनमें प्रत्येक बॉक्स की 4 संख्या है, प्रत्येक बॉक्स के लिए कहने का प्रयास कीजिए प्रत्येक संख्या का अन्य तुलना विशेष में। अब इसके अंदर क्या देख सकते हैं, जैसे कि 7 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर है और दो कंपोजिट नंबर है, अपन ये दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे
5 की जो डिविजिबल है वो 2 वैल्यू है, और 7 की जो डिविजिबल है 1 वैल्यू, और 12 अलग डिविजिबल है। ठीक है, तो उनके गुणनफलन यानी को फैक्टर्स अलग अलग होंगे। वैसे इस पैटर्न में भी हम क्या देख सकते हैं, एक अभाज्य पहेली। अभाज्य पहेली यानी क्या हो सकती है, मान लो, मतलब जब मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 75, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 170। तो अब 75 का मल्टीप्लाई, ऐसी कौन सी वैल्यू लिखो जिसमें 75 का इससे मल्टीप्लाई करो तो 75 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 5 3, यानी 5 5 25, 25 3 75, 5 दूनी 10 और 10 17 का 170। वैसे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सॉरी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ये आया। ऐसे ही क्या करना है अपन को, पैटर्न सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मान लो अगर 28 लाना हो, मान लो, तो 28 कैसे ला सकता हूँ मैं। 28 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेबल में 28 आता है, 7 की टेबल में आता है, ठीक है। और कौन सी टेबल में आता है, मतलब 2 5, और अगर मैं 7 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये अपना वैल्यू आ जाएगा। तो 2 पंजे 10, और 10 सते 70, 2 दूनी 4, 4 और 4, अब 4 अगर आ गया तो 4 को 30 बार कैसे ला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैं ले सकता हूँ 5 3 और 7, अगर, तो 2 पंजे 10, और 10 तिया 30, तो 5 तिया 15, 15 सते 105, 2 तिया 2 3 जा 6, तो 70 आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 7 लिख दो, तो 2 7 जा 2 3 जा 6, और 2 जो देख, 2 2 और 2, 3 5 और 7, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 10 सते 70, 2 सती 14, 14 दूनी 28। तो इस तरह क्या किया, सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। अब इस तरह मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना एक्सरसाइज है, इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इस पजल को भी, इस पजल को भी। अब सारांश क्या है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से डिविजिबल होती है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड है। मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का क्या है, को फैक्टर्स है, ठीक है। 2 3 7 11 जैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं। भाज्य संख्या जिनके दो या दो से अधिक क्या होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, यानी गुणखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या एक से बड़ी अभाज्य गुणखंडों के गुणों के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 84 को अपन 2 2 3 7 करके लिख सकते हैं, मतलब हर एक का क्या निकल सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकल सकता है। किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करने केवल एक ही तरीका है, जिसे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब क्रम का महत्वपूर्ण नहीं है। दो संख्या जिनका सार्व गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई और सार्व गुणनखंड ना हो, स अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसे दो नंबर जिनके जो को फैक्टर्स हो एक के अलावा नहीं मिलते हो, मतलब एक तो मिलता हो, उसके अलावा 2 3 4 से लेके कोई भी नंबर उनके को फैक्टर्स ना मिलते हो, उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दो संख्याएं सहअभाज्य, यह जांचने के लिए दोनों का अभाज्य गुण करेंगे, जांच करेंगे कि दोनों से कौन सी सार्वगुण है। ये हम पहले ट्राई कर चुके हैं, मतलब कर चुके हैं एक्सरसाइज। यदि पहली संख्या अभाज्य गुणनखंड है तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। मतलब अगर पहली संख्या है, उसका अगर को फैक्टर दूसरी वैल्यू में मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के गुणनखंड, मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो गुणनखंड हो जाएगी पहली वैल्यू का। तो इस चैप्टर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, को फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में जाना, ठीक है। को फैक्टर्स क्या होते हैं इन सब के बारे में जाना। आगे के चैप्टर में हम और चीजें मैथ्स के बारे में सीखेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है और अगर इसकी एक्सरसाइज करवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम तक पहुंचिए, हम आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।